चलाओ ना गाड़ी। Keep your audio muted now, please. हमने VCRS के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे कंपेयर टू एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, है ना। उसके बाद हमने डिफिकल्टीज देखी थी कि भाई आप रिवर्स कार्नोट साइकिल यूज करते हो प्रैक्टिकली तो क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, जिसमें हमने देखा था सुपर हीटेड वेपर कैन बी यूज्ड। अगर हम सुपर हीटेड वेपर यूज करते इन केस ऑफ एयर साइकिल, तो वहां पे क्या होगा कि आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। आप VCRS में वो यूज कर सकते हो, आइसोथर्मल प्रोसेस अचीव नहीं हो सकती है। ओके, जो VCRS सिस्टम के द्वारा कांस्टेंट प्रेशर या फिर आइसोबैरिक प्रोसेस के थ्रू उसको रिप्लेस किया था हमने। VCRS में कंडेंसर और इवेपोरेटर में कौन सा प्रोसेस होता है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। और रिवर्स कार्नोट साइकिल में आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, isn't it? चलो, ऐसे कुछ रीजंस देखे थे हमने। फिर हमने कंपैरिजन किया था थियोरेटिकल वेपर साइकिल का और रिवर्स कार्नोट साइकिल का। ओके, जिसमें हमको यहाँ पे कुछ ज्यादा सुपर हीटेड सेक्शन मिल रहा था जो एयर में नहीं मिलता था। ओके, आपको कार्नोट साइकिल पता है, यहाँ से लेके ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ रेड में, वो कार्नोट साइकिल थी, which already has been explained by me। ये कार्नोट साइकिल के लिए था ये डायग्राम। और उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया था VCRS साइकिल के लिए, तो उसका ऐसे जा रहा था, देखो ऊपर गया, नीचे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, isn't it? तो यहाँ पे देखोगे तो जो ये रेड पोर्शन है, isn't it? एक मिनट फिर से करता हूँ, ग्रीन पोर्शन दिखा रहा हूँ। तो ये पोर्शन जो है उसमें आपका जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, और वो एरिया इंक्रीज हो रहा है तो उसका मीनिंग ये है कि कहीं ना कहीं पे आपको जो COP मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। ओके, और ये एरिया को हमने बोला था सुपर हीटेड हॉर्न, को याद हो तो। ओके, 2 डैश 2 डबल डैश 2 डैश एरिया, isn't it? ये हीट रिजेक्शन वाला एरिया है। यहाँ पे आप पढ़ोगे तो मैंने लिखा है द इंक्रीज इन हीट रिजेक्शन रेट ऑफ VCRS कंपेयर टू द कार्नोट साइकिल इज इक्वल टू दिस मच ऑफ एरिया, इतना ज्यादा हो रहा है, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड एज सुपर हीटेड हॉर्न, एंड इज ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ आइसोथर्मल heat rejection process of reverse Carnot cycle with the constant pressure process of the VCRS cycle. Okay, चलो। फिर हमने बात की थी ये एरिया की 3 4 4 3, मतलब कि आप यहाँ पे देखोगे तो 3 4 4 3 ये वाला एरिया। ओके, तो ये एरिया जो है वो यहाँ पे आपकी VCRS साइकिल में कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा देखते हैं। दैट रिप्रेजेंट्स द एडिशनल वर्क इनपुट, हमको यहाँ पे वर्क इनपुट ज्यादा देना पड़ेगा इन केस ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल। ओके, so compressor work is reduced for reverse Carnot cycle as turbine gives power to run the compression। okay, फिर बात करते हैं एरिया 4-CD4 की, मतलब कि अभी बात करते हैं 4-CD4, 4-CD4 उसके बारे में हमने बात की थी। दैट रिजल्ट इन लॉस ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। अगर हम रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में बात करें तो यहाँ पे इतना एरिया हमको रिवर्स कार्नोट साइकिल में ज्यादा मिलेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपका जो 3 to 4 प्रोसेस हो रहा है VCRS सिस्टम में, VCRS सिस्टम में जो आपका 3 to 4 प्रोसेस हो रहा है वो ऐसे जा रहा है। और ये कौन सा प्रोसेस है? किसी को याद है ये कौन सा प्रोसेस था? 3 to 4 प्रोसेस VCRS सिस्टम में कौन सा प्रोसेस था, बताओ मुझे। आपका कार्नोट साइकिल में 3 to 4 प्रोसेस ऐसे होगा। इवेपोरेटर। हाँ, इवेपोरेटर। अरे यार 3 to 4 प्रोसेस थोड़ी इवेपोरेटर में आता है। 4 to 1 जो है वो आपका इवेपोरेटर प्रोसेस है। ये 1 to 2 कंप्रेशर वाला है। कंडेंसर। कंडेंसर ये वाला है भाई, 2 to 3 वाला ये कंडेंसर। अभी एक ही रह गया। एक्सपांशन वाल। हाँ, अभी एक ही रह गया। ભાઈ આવું નહીં ચાલશે હો, તમને આગળ નહીં સમજાશે, તમારા મગજમાં ક્લિયર નહીં હશે હું તો બોલ્યા કરીશ, કારણ કે મારા મગજમાં ક્લિયર છે, હું તમારા મગજમાં ક્લિયર કરાવું છું। હું તો મારું કામ તો ખાલી તમને ગાઈડ કરવાનું છે, બરોબર। હા સર, થોડું કન્ફ્યુઝન થાય હવે।
3 નહીં to નહીં 4 આમાં હું ને થોડું બધું? કન્ફ્યુઝન હવે નહીં થવું જોઈએ, હડબડાઈ નહીં જવાનું, જો કઈ બી નવી વસ્તુ આવે ને હડબડાઈ નહીં જવાનું, થોડું શાંતિથી એને એક્સેપ્ટ કરવાની ટ્રાય કરવાની. ઓકે, કે આ નવું આવ્યું છે, ઓકે આમાં સર. શું ચેન્જીસ છે, એના લીધે મેન્ટલ ડિસબેલેન્સ જે થાય ને એને થોડું ઇક્વલ કરવાનું. ચલો કઈ નહીં, જુઓ એ 3 to 4 ડેઝ પ્રોસેસ જે છે આ મેં રેટથી બતાવ્યું છે 3-4 ડેઝ તમારી રિવર્સ કાર્નોટ સાયકલ માટે છે. અહીંયા જે મેં ગ્રીનથી બતાવ્યું છે 3-4 એ VCRS સાયકલ માટે છે, વિચ ઇઝ યોર થ્રોટલિંગ પ્રોસેસ ઇન એક્સપાન્શન વાલ્વ ઓર કેપિલરી ટ્યુબ. બરોબર આશિષ? તો અહીંયા શું થાય છે કે 3 to 4 પ્રોસેસની અંદર તમે જોશો તો આટલો જે એરિયા છે, કયો આ જે એરિયા છે એ રિડ્યુસ થઈ જાય. તો એરિયા રિડ્યુસ થયો એનો મતલબ શું થયો, તમને જે રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ મળવાની હતી એ ઘટી ગઈ. સમજો છો? કયા કેસમાં? VCRSમાં. તો એના લીધે તમારે અહીંયા રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ ઘટે છે અને અલ્ટિમેટલી તમારો COP ઘટશે ઇન કેસ ઓફ VCRS. બીકોઝ એક વસ્તુ યાદ રાખો હંમેશા, તમારા મગજમાં જો એક થોટ પ્રોસેસ બનાવી હોય ને આના વિશે, તો એક વસ્તુ હંમેશા યાદ રાખો કે રિવર્સ કાર્નોટ સાયકલ જે છે એ આઈડિયલ સાયકલ છે. બરોબર? અને આઈડિયલ સાયકલની એફિશિયન્સી કે COP ની વાત કરીએ તો એ હંમેશા સૌથી વધારે હોય. ઓકે, હવે VCRS સાયકલ જે છે એકચ્યુઅલ અને થિયોરેટિકલ સાયકલ છે. ઓકે, તો એ થિયોરેટિકલ સાયકલ જે તમે બનાવી એ કોના લીધે બની? બીકોઝ વી હેવ ડિસ્કસ ઓલરેડી that there is some irreversibility has been produced, okay, due to isothermal process. यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी प्रोड्यूस हो रही थी VCRS सिस्टम में, जो हमने डिस्कस किया था, तो उसकी वजह से हम वो एफिशिएंसी या COP अचीव नहीं कर पाएंगे जो हमने रिवर्स कार्नोट साइकिल में की थी, isn't it? लेकिन वो आइडियल साइकिल है. आइडियल साइकिल में COP सपोज आपकी बहुत ज्यादा आ रही है, इन केस ऑफ एफिशिएंसी के टर्म में बारे में बात करूं तो एफिशिएंसी आपकी 100% आ रही है हीट इंजन के अंदर, isn't it? लेकिन ये केस में आपको उतनी एफिशिएंसी मिलेगी ही नहीं. आर यू गेटिंग मी? है ना? तो आप हीट इंजन देखो, आपने थर्ड सेमेस्टर में थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने एफिशिएंसी पढ़ा था, isn't it? और वो एफिशिएंसी किसके लिए थी? कार्नोट इंजन के लिए थी, कार्नोट साइकिल के लिए थी. यहाँ पे जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो हम COP के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेशन हीट इंजन से पूरा उल्टा प्रोसेस हो रहा है ना? ओके, चलो कोई बात. आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हो. देखो एक और चीज है, यहाँ पे 4 to 1 देखो आप, और 4 days to 1 देखो, कौन सा ज्यादा है? ऑब्वियसली 4 days to 1 जो है वो ज्यादा है. तो वो ज्यादा है तो वो रिवर्स कार्नोट साइकिल के लिए, तो वहां पे आपकी इसीलिए रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है. और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ पे आता है? ये भी थॉट प्रोसेस का एक पार्ट है कि भाई आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमेशा इवेपोरेटर में ही आएगा, क्योंकि इवेपोरेटर ही ऐसा एक सेक्शन है जो आपकी रेफ्रिजरेटेड स्पेस से हीट एब्सॉर्ब करता है, isn't it? मेक इट अ थॉट प्रोसेस, उसको एक थॉट प्रोसेस बनाओ. अगर आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर है तो आपको आगे का समझ में अच्छे से आएगा, isn't it? फाइन, चलो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब रेफ्रिजरेंट का सेक्शन आएगा. सुपर हीटिंग के बारे में बात करते हैं, सुपर हीटिंग ऑफ द सक्शन वेपर फॉर VCRS. अभी यहाँ पे एक एक्सपांशन वाल्व आता है, एक्सपांशन टाइप इवेपोरेटर आता है, जहाँ पे द रेफ्रिजरेटर इज यूजुअली सुपरहीटेड बिफोर इट लीव्स द इवेपोरेटर. Okay, this ensures that no liquid enters the compression. We already have been discussed this issue, in which I have told you that compressor में अगर liquid जाएगा तो आपको problem आएगा, आपकी COP डिक्रीज होगी, isn't it? और वो डैमेज करेगा, wear and tear प्रोड्यूस होगा. ओके, तो that is why what we are going to do is at the outlet of evaporator we should have to ensure that the refrigerant coming out is in form of superheated state. क्यों? क्यों सुपरहीटेड स्टेट में होना चाहिए आपका रेफ्रिजरेंट? क्यों सुपरहीटेड स्टेट में होना चाहिए? क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि भाई मेरा यहाँ पे ये फिगर के बारे में बात करूँ, ये डायग्राम के बारे में, तो अगर ये सुपरहीटेड स्टेट में रहेगा मतलब इससे भी थोड़ा आगे, ओके, तो मेरा इवेपोरेटर के बाद, सपोज ये मेरा इवेपोरेटर है, अगर आप डायग्राम देखें तो इवेपोरेटर के बाद आपका कंप्रेशर आएगा यहाँ पे. तो यहाँ से लेके, एक मिनट, यहाँ से लेके आपकी यहाँ तक पूरी पाइप जा रही है, तो पाइप में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, एंड ड्यू टू फ्रिक्शन
आपका प्रेशर रिड्यूस होगा। और अगर आपका प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, समझो अगर आपका प्रेशर रिड्यूस हो रहा है तो वो अगेन सैचुरेटेड से लेके मे बी वेट पोर्शन में जा सकता है, क्योंकि आपको पता है आप पानी को सिंपली गर्म करते हो तो जैसे जैसे उसका प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, इजंट इट? अगर मुझे पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करना है तो उसका प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। लेकिन अगर मेरा प्रेशर सपोज 2 बार है, सपोज मैं ऐसा समझ लूं कि मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 बार है, ओके, तो उसके लिए मुझे पानी को बॉइलिंग टेम्परेचर पे लाने के लिए 120 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब वो 120 डिग्री पे जाएगा तब वो 2 बार पे बॉइलिंग स्टार्ट होगा, isn't it? सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फ्रिक्शन लॉसेस हो रहा है, उसकी वजह से आपका प्रेशर रिड्यूस होगा, और प्रेशर रिड्यूस होगा तो ये सुपर हीटेड स्टेट में से मे बी सैचुरेटेड स्टेट में जा सकता है या फिर वेट सेक्शन में जा सकता है, वो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो, isn't it? आई होप के सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरा पहला लेक्चर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आशीष और हर्ष प्रजापति, isn't it? आपका आपको क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस हो चुका है, तो स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी राइट नाउ, लेकिन हम इसके बारे में बार बार डिस्कस करेंगे तो हमारा सिलेबस रह जाएगा, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। लेकिन नो डाउट हम एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेके भी खत्म करेंगे उसको, तो आपको डाउट हो तो यहीं पे सॉल्व करो, क्योंकि आपको फोर्थ सेमेस्टर में मेरे अंडर तो आप पढ़े हो वेट सेक्शन की, वेट पोर्शन क्या है, सुपर हीटेड पोर्शन क्या है, सैचुरेटेड स्टेट क्या है ना? अगर आपके दिमाग में ये फिट नहीं है तो अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको नहीं आने वाला है, वो मेरी गारंटी है, ओके? हमको इसी में खेलना है, देखो थर्मोडायनेमिक्स में ही हमको खेलना है पूरा, ओके? चलो, तो दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आपका जो स्टेट आएगा वो सुपर हीटेड स्टेट में जाएगा, तो हम पीएच डायग्राम देखते हैं और पीएच डायग्राम दोनों देखते हैं। पहले मैं आपको पीएच डायग्राम दिखाता हूँ। अभी आपको पता है 4 to 1 मेरा जो स्टेट है वो कौन सा है, इवेपोरेटर वाला है सेक्शन, जहां पे मैं देखो हमने अभी तक जो फिगर देखी वो यहाँ तक देखी कि भाई आपका जो रेफ्रिजरेंट था वो इवेपोरेटर से, ये कौन सा स्टेट है मुझे कौन बताएगा? चलो, ये कौन सा स्टेट है? वेट स्टेट है, ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टेट है कि सुपर हीटेड स्टेट है, बताओ। हाँ, ये कौन सा स्टेट है? ये जो है मेरा पॉइंट 1 यहाँ पे, वो मेरा ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टेट है, इजंट इट? तो वो ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टेट जो है आप देख रहे हो यहाँ पे, तो उसके आगे आप देखोगे तो क्या हुआ है यहाँ पे फिगर में, वो लाइन थोड़ी ज्यादा है। इसका मीनिंग क्या हुआ पता है? इसको सपोज मैं 1 डैश बोल रहा हूँ, इसको सपोज मैं बोल रहा हूँ 1 डैश, कौन सा पॉइंट? ये वाला जो पॉइंट है ना उसको, तो ये फिगर में आपको ऐसा दिखाया गया है। इसका रीजन क्या है, इसका मीनिंग क्या है? सॉरी, नॉट अ रीजन, इसका मीनिंग क्या है, कोई मुझे बताएगा? आपको समझ में आ रहा है? इसका मीनिंग बताना है आपको कि मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या हो रहा है। आप इमेजिन करो पूरा जो सेक्शन है ना, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और कैपिलरी ट्यूब वाला, वो पूरा इमेजिन करो। अभी आपको पता है कि ये 4 to 1 तो इवेपोरेटर में है, और आपको ये भी पता है कि मेरा पॉइंट 1 जो है वो सैचुरेटेड स्टेट है, ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टेट, isn't it? तो अब इसके आगे अभी क्या हो रहा है कि इवेपोरेटर के बाहर जब भी आपका रेफ्रिजरेंट जा रहा है तो उसके भी आगे बढ़ रहा है, किसके आगे? 1 पॉइंट से आगे। तो इसका मीनिंग ये है कि आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो इवेपोरेटर में से सुपर हीटेड स्टेट में निकल रहा है, क्योंकि ये लाइन के आगे आप जाओगे, isn't it? तो आपका जो स्टेट होगा वो सुपर हीटेड स्टेट होगा, आपके रेफ्रिजरेंट का या कोई भी जो लिक्विड यूज कर रहे हैं आपका इसका, isn't it? ये पूरा आपका सुपर हीटेड स्टेट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ओके? तो इवेपोरेटर में से सुपर हीटेड स्टेट में आपका रेफ्रिजरेंट बाहर निकल रहा है। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, दैट इट coming out, the refrigerant is coming out of the evaporator or leaves the evaporator in form of superheated state, okay? चलो, उसकी वजह से अभी क्या इम्पैक्ट आएगा वो हमको देखना है, तो उसके लिए हम पीएच डायग्राम देखते हैं। तो पहले सिचुएशन में क्या हो रहा था कि आपका जो एरिया मिल रहा था वो इतना ही मिल रहा था, ओके? क्योंकि वो
सैचुरेटेड स्टेट तक था, लेकिन आपका ये स्टेट जो है वो इतना इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से आपका इतना एरिया बढ़ेगा। समझ रहे हो? इन केस ऑफ पीएच डायग्राम, क्योंकि आपका कांस्टेंट प्रेशर पे वो आपको प्रोसीजर करना है, तो इतना एरिया बढ़ेगा। लेकिन इन केस ऑफ टीएच डायग्राम, अभी आपको पता है कि भाई प्रेशर कांस्टेंट रहता है और सुपरहीटेड स्टेट में जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है भाई। ये प्रेशर कांस्टेंट रहता है और मेरा टेम्परेचर, देखो आप यहाँ पे देखोगे, टीएच डायग्राम पे थोड़ा फोकस करो, ये आपको ये ऐसे बताया गया है। तो इसका मीनिंग क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है मेरा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि अभी आपका वो सुपरहीटेड स्टेट में जा रहा है। इसका आपको एग्जांपल दूं, अगर नहीं समझ में आया तो वही एग्जांपल दूंगा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेरा पानी का बॉइलिंग स्टेट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इजंट इट? अभी क्या हो रहा है कि प्रेशर मेरा कांस्टेंट रख रहा हूं मैं, लेकिन मेरा टेम्परेचर जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट से भी ऊपर, सपोज वो चला गया 115 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वाटर का कौन सा स्टेट हो गया पता है? ये वाटर का सुपरहीटेड स्टेट हो गया। ये सब मैंने 4th सेमेस्टर में पढ़ाया था भाई। आ रहा है समझ में? टूफेल, दुर्गेश, आशीष, हाँ सर। हर्ष प्रजापति, हाँ मनोज, सफवान, यस और नो? यस सर। गुड। यस सर। सफवान, मनोज, हर्ष, आशीष। मैंने ये तीसरी बार पूछा, क्यों पूछा पता है? 5 मिनट के अंदर क्यों पूछा? क्योंकि आपके इसके बाद सब कूलिंग आएगा, इसके बाद एक्चुअल वीसीआरएस सिस्टम आएगा, उसके बाद कुछ और ऐसा आने वाला है जो पूरा इससे ही रिलेटेड है। अभी आप इसका कंसेप्ट नहीं समझोगे तो मुझे मैं समझा रहा हूँ, फिर ऐसा हो सकता है। या फिर आप पूरा ब्लैंक हो जाओगे, वो 3 लेक्चर अटेम्प्ट करोगे, फिर बोलोगे सर ने समझाया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, और आप फिर 3 लेक्चर के बाद फिर से गायब हो जाओगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो बताओ, मैं 10 सेकंड वेट कर रहा हूँ, ओनली 10 सेकंड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सुपरहीटेड स्टेट में, तो उसकी वजह से देखो पहले क्या कंडीशन था आपका। पहले आपका कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इतना था, 4 से लेके 1 से लेके वो सीधा 2 पे जा रहा था, तो उसका एरिया सिर्फ इतना ही आ रहा था पूरा अंदर का, isn't it? लेकिन अभी सुपरहीटेड स्टेट की वजह से उसका इतना एरिया जो है वो इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है इन द सेंस के इंक्रीज इन वर्क ऑफ कंप्रेशन। अभी आप कंप्रेशर है, सोचो ये वर्क ऑफ कंप्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि आपके कंप्रेशर में आपको सुपरहीटेड स्टेट में ले जाना है रेफ्रिजरेंट को, तो काम आपको कंप्रेशर में ज्यादा करना पड़ेगा ऑब्वियसली। समझ रहे हो? सुपरहीटेड स्टेट में लेना है तो उसके ऊपर काम, रेफ्रिजरेंट के ऊपर काम मुझे ज्यादा करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई दे हैव हियर रिटन दैट इंक्रीज इन द वर्क ऑफ कंप्रेशन। ओके, उसके बाद देखो ये वर्क ऑफ कंप्रेशर इंक्रीज होगा तो आपकी सीओपी कहीं ना कहीं के डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, पावर कंजप्शन ज्यादा होगा, कहने का मीनिंग ये है। लेकिन सुपरहीटेड स्टेट में होने की वजह से उसका एक एडवांटेज भी हो रहा है। वो एडवांटेज क्या है? वो नीचे है, इंक्रीज इन स्पेसिफिक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। आपकी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है। अभी आप उसको समझोगे तो कैसे समझोगे? देखो पहले था आपका 4 to 1, ओके, तो हमारी इतनी ही लाइन थी, इजंट इट? फिर वो गया सुपरहीटेड स्टेट में, मतलब कि यहाँ पे, तो उसको मैं बोलता हूँ 1 डैश पॉइंट। तो ये यहां से लेके यहां तक लाइन हुई, तो आप मुझे बताओगे ब्लू लाइन वाली, ब्लू लाइन लंबी है या रेड लाइन? ऑब्वियसली रेड लाइन लंबी है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है वो सुपरहीटेड स्टेट में ज्यादा आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? ओके, चलो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो ये चीजें हैं जो सुपरहीटेड स्टेट की वजह से हो रही है, इट इज अ सुपरहीटेड। यहां पे कुछ लिखा है मैंने, यूजफुल सुपरहीटिंग इंक्रीज बोथ द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, मतलब वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा रही है जो मैंने फिगर में बताया, एज वेल एज द वर्क ऑफ कंप्रेशन। देखो ओके, दोनों बढ़ा रहा है। हेंस द सीओपी,
COP means the refrigeration effect divided by work of compression. You know the equation of COP. The COP may or may not be increased. You can't be ensure और सो मच श्योर अबाउट दिस COP कि भाई आपकी बढ़ेगी या कम होगी. आप इतना श्योरली नहीं बोल सकते हो कि जब आप सुपर हीटेड कर रहे हो रेफ्रिजरेंट को, विच डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड. देखो मैंने पहले भी बोला था कि आपकी जो भी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होगी वो रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज करते हो और वो किस तरह से बिहेव करता है उस पर डिपेंड करता है. ओके, इवन दो यूजफुल सुपर हीटिंग मे और मे नॉट इंक्रीज दिस COP ऑफ सिस्टम, a minimum amount of superheat is desirable as it prevents the entry of liquid droplets into the compressor. मतलब यहाँ पे कंक्लूडिंग रिमार्क क्या आएगा कि भाई आप सुपर हीटेड स्टेट में तो आपको ले ही जाना है, COP इंक्रीज हो या नहीं हो. क्यों? क्योंकि अगर आपका कंप्रेसर के अंदर लिक्विड पोर्शन चला गया तो वो वियर एंड टीयर करेगा, तो सुपर हीटेड स्टेट में तो हमको ले ही जाना है. ओके, तो ये आपका कंक्लूडिंग रिमार्क हो गया. तो अभी जो भी इस पे वर्क कर रहा है, टूफेल है, दुर्गेश है, वो थोड़ा देखना कि इवेपोरेटर के बाहर जब भी निकलता है आपका रेफ्रिजरेंट तो वो कौन से फॉर्म में निकलता है ना. ऐसी सिचुएशन भी हाँ. आती है जहाँ पे इवेपोरेटर और कंप्रेसर के बीच में जगह बहुत कम है और पाइपिंग डिस्टेंस बहुत कम है, तो वहां पे आप सैचुरेटेड स्टेट में रखेंगे तो मे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. ओके, तो ऐसी सिचुएशन में आप रख सकते हो. लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है तो फ्रिक्शन लॉसेस ज्यादा आएंगे, प्रेशर रिड्यूस होगा, तो फिर से वही सुपर हीटेड स्टेट में लेना पड़ेगा. ओके, चलो. Now we are further going for if the superheater produces cooling around 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब वो 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड कूलिंग करता है. किसका कूलिंग करेगा? वो रेफ्रिजरेंट का, isn't it? तो उसके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है जो हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, पहला एडवांटेजेस देख लो. if superheating is producing useful cooling then refrigerating effect will increase. Okay, obviously. Now due to refrigerating effect और increment in refrigerating effect क्या होगा? अगर आपका refrigerating effect increase हो रहा है, आपको पता है, तो उसकी वजह से आप मास फ्लो रेट रिड्यूस कर सकते हो थ्रू दी एक्सपांशन वाल्व. फ्लो रेट कहाँ से कंट्रोल होगा? एक्सपांशन वाल्व से, isn't it? तो वो आप मास फ्लो रेट जो है उसको आप मेंटेन कर सकते हो कि भाई मुझे तो इतना रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है चाहिए रहेगा, अभी इससे ज्यादा हो रहा है तो मैं फ्लो रेट में रिड्यूस कर लेता हूँ, कम कर लेता हूँ, isn't it? तो फ्लो रेट में रिड्यूस करूंगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? मेरा कंप्रेशर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो जाएगा, मुझे कंप्रेशर का वर्क उतना कम करना पड़ेगा अल्टीमेटली बोलूं तो, isn't it? थर्ड पॉइंट, सुपरहीटेड रेफ्रिजरेंट नलिफाई द डैमेज ऑफ कंप्रेशर. ऑब्वियसली वो बात हो गई आपकी अपनी. डिसएडवांटेजेस क्या होगा? ये बात भी हो गई अपनी कि भाई इंक्रीज इन वर्क ऑफ कंप्रेशन. सेकेंड पॉइंट, एक्स्ट्रा हीट ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेटर सरफेस टू प्रोवाइड द सुपर हीटिंग. ओके, अभी आपको इवेपोरेटर में सुपर हीटिंग करना है. ओके, रेफ्रिजरेंट आपका सेम है लेकिन आपको वो सुपर हीटेड स्टेट में इवेपोरेटर में ही ले जाना है, तो आप क्या करोगे? उसका जो सरफेस एरिया है वही बढ़ाना पड़ेगा और कुछ ऑप्शन नहीं है. देखो मैं इवेपोरेटर की बात कर रहा हूँ, कंप्रेसर की बात नहीं कर रहा हूँ. कंप्रेसर में तो सुपर हीटेड स्टेट में हम लाएंगे बाय गिविंग द पावर, लेकिन इवेपोरेटर में मुझे सुपर हीटिंग स्टेट में लाना है तो मैं उसका जो एब्सॉर्बिंग एरिया जो है सरफेस का वो ज्यादा रखूंगा ताकि वो रेफ्रिजरेट स्पेस से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर सके, isn't it? और वो जितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा इवेपोरेटर उतना ही वो, अभी देखो वो हीट ले रहा है तो क्या होगा? हीट होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो सुपर हीटेड स्टेट में चला जाएगा. ओके, अगेन आई एम वेटिंग फॉर 10 seconds. डू यू हैव एनी डाउट्स? प्लीज आस्क मी. ओके, आगे बढ़ते. नाउ इफ द सुपरहीटर इज विदाउट यूजफुल कूलिंग, हम उसको इतना कूलिंग नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा? तो उसकी वजह से आपका वॉल्यूम फ्लो रेट या फिर डिस्चार्ज जो बोलते हैं वो बढ़ेगा. ऑब्वियसली वो एडवांटेजेस में आ रहा था वो अभी इसमें आएगा कि हम ऐसा नहीं करते तो अभी ये जो एडवांटेजेस हो रहे थे वो सभी डिसएडवांटेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे. पिस्टन डिस्प्लेसमेंट मतलब कि वो कंप्रेशर डिस्प्लेसमेंट वाला लिखा था ना, वो वाला कि भाई कंप्रेशर के अंदर जो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट है वो भी ज्यादा हो जाएगा. पिस्टन डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो पावर कंजम्पशन आपका बढ़ जाएगा, पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, COP कम हो जाएगी, isn't it? और
more heat is needed to be removed by condenser, hence the increase in condenser size. अभी हमको उसकी वजह से, अगर हम कूलिंग नहीं करते तो उसकी वजह से कंडेंसर में से ज्यादा हीट रिमूव करनी पड़ेगी, isn't it? तो उसकी वजह से आपका कंडेंसर की साइज जो है वो भी इंक्रीज करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो H2 डैश माइनस H3 जो है वो H2 माइनस H3 से ज्यादा हो रहा है, तो वो तो आपको पता ही है, हमने फिगर में देखा। ओके तो ये चीजें हो रही है। नाउ द सबकूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट। अभी हम रेफ्रिजरेंट को सबकूलिंग स्टेट में ले जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि सबकूलिंग क्या है। ओके तो कोई मुझे फिगर से पता लगा सकता है कि हाँ सर इसको सबकूलिंग बोलते हैं? बोलो सबकूलिंग पढ़ाया था मैंने, सबकूलिंग भी मैंने पढ़ाया था आपको। अगर मेरा ये कांस्टेंट, ये जो लाइन है ना मेरी, ये लाइन, ये जो मेरी लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन के इस साइड वाली बात करूं मैं आपको, तो इसको बोलते हैं सुपर हीटेड सेक्शन, isn't it? और इसके ये लाइन जो है उसके लेफ्ट साइड की बात करूं तो इसको बोलते हैं सबकूलिंग सेक्शन। आर यू गेटिंग मी? फॉर दिस डायग्राम, फॉर दिस डायग्राम, पर्टिकुलरली फॉर दिस डायग्राम, अगर पीवी है या पीएच डायग्राम है तो की बात कर रहा हूं, isn't it? चलो आप देखो, आप बहुत ही कंफ्यूज होने वाले हो यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी बताया मेरे दिमाग में क्लियर है कि मैं पर्टिकुलरली इस डायग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपने डेफिनेटली यहाँ पे देखा होगा कि सर यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर में इसके तो आगे नहीं जा रहा है ना? सो दिस थिंग्स यू मस्ट हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड। चलो ठीक है, देखते हैं, कोई बात नहीं, मेरे साथ रहे ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अभी सबकूलिंग करना है। कूलिंग कहाँ पे होता है मुझे बताओ, रेफ्रिजरेंट का कूलिंग कहाँ पे होगा? रेफ्रिजरेंट देखो, सुपर हीटिंग कहाँ पे हो रहा था आपको मैंने बता दिया कि भाई वो इवेपोरेटर में हो रहा था, आपको पता होगा। अभी मुझे वो बताओ कि कूलिंग कौन करता है रेफ्रिजरेंट का? कंडेंसर। कंडेंसर, वेरी नाइस, कंडेंसर कूलिंग करता है, isn't it? तो अभी हमारा फोकस ना कहाँ पे आएगा पता है? कंडेंसर पे आएगा। अभी आपको पता चल गया फोकस कहाँ पे करना है। सुपर हीटिंग का फोकस हमारा इवेपोरेटर में आएगा, सब कूलिंग का फोकस हमारा कंडेंसर पे आएगा। दिस इज अ थॉट प्रोसेस। मतलब आप पढ़ते हो एग्जाम में भी कि भाई सब कूलिंग आ रहा है तो आपको कंडेंसर में चेंज करना है, जो भी करना है। तो आप देखोगे ध्यान से, तो हमारा जनरल फिगर कैसा था पीएच डायग्राम का, मैं वो एक ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। जो पहले था जनरल फिगर वीसीआरएस सिस्टम का, तो वो कुछ हमारा ऐसे था, एक मिनट, ये ओके। उसके बाद इसको थोड़ा आगे लेता हूँ, और यहाँ से ऐसे, ये हमारा पॉइंट 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ओके। और यहाँ से होके वो, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट लाइक दिस, वीसीआरएस सिस्टम में स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, थोड़ा थ्रोटलिंग प्रोसेस है, ओके। ओके थ्रोटलिंग प्रोसेस हो तो स्ट्रेट लाइन आएगा, सॉरी, आपका थ्रोटलिंग प्रोसेस है तो स्ट्रेट लाइन आएगा। देखो, तो ऐसा कंफ्यूजन होता है माइंड में, मैं पीवी डायग्राम समझ के ड्रॉ कर रहा था, इसकी वजह से। ये पीएच डायग्राम है, तो पीएच डायग्राम के दौरान थ्रोटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट रहता है, मतलब कि आपका ये डायग्राम आएगा। अभी आप मैंने जो ड्रॉ किया ना वो यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, ये जनरल डायग्राम है वीसीआरएस सिस्टम, isn't it? अपना ऑडियो म्यूट रखना प्लीज, डबल डबल आवाज आएगी। अभी क्या हो रहा है देखो, सब कूलिंग में अभी आप सोचोगे तो सब कूलिंग होने के दौरान आपका कुछ 3 से 3 डैश जा रहा है, उसकी वजह से आपका इतना एरिया इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो? अभी ये एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा वो आपको देखना है, दैट्स इट। और एक और चीज नोटिस की होगी, तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे था उसके सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट के, देखो यहाँ पे ये पॉइंट सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट है। अगर मैं ये पॉइंट के बारे में बात करूँ आपको, एक मिनट, राइट साइड वाला पॉइंट, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड ड्राई एंड सैचुरेटेड वेपर पॉइंट, ओके। तो ये डिफरेंस है। तो सैचुरेटेड लिक्विड से वो लेफ्ट साइड जा रहा है, मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर पे ही
उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अभी आपको ये जो मैंने सेंटेंस बोला ना, कांस्टेंट प्रेशर पे ही टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तब वो सबकूलिंग, उसको सबकूलिंग बोलते हैं, isn't it? तो अगर ये आपको समझना है तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है लाइन, क्योंकि ये प्रेशर डायग्राम है आपका। अभी कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर रिड्यूस होगा, उसको बोलते हैं सबकूलिंग। तो अभी आप टेम्परेचर पे देखो तो क्या हो रहा है, 3 to 3 days, तो 3 to 3 days हुआ टेम्परेचर रिड्यूस। एंड we have discussed at that time in the fourth semester, it is called as delta T शब्द। आशीष पटेल को थोड़ा हैवी हो गया तो उसने लेफ्ट कर दिया मीटिंग, ऐसा लगता है, लेकिन ये ऐसा ही जाएगा, कोई बात नहीं, चलो। तो ये टेम्परेचर अभी रिड्यूस हो रहा है, सुपर हीटिंग में इंक्रीज हो रहा था, ओके, ऐसे हो रहा था सुपर हीटिंग में, आपको याद हो तो, ओके। સર हाँ बोलो दुर्गेश। સર અમુક ટોપિક એવા હોય ને કે આપણે ફિગર પરથી કે ડાયાગ્રામ પરથી વધારે સમજ પડે સર, પર આમાં છે ને ડાયાગ્રામ પરથી થોડુંક ઓછું સમજ પડે છે, આવા ડાયાગ્રામ છે। આઈ ડોન્ટ થિંક સો, ડાયાગ્રામ જ બેસ્ટ વે છે। હા હા તો સર મને તારાથી શું ડાયાગ્રામ લાગે, પરથી કઈ જ સમજ નથી પડી રહેલી છે, શું 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 કઈ જ સમજ નહીં પડી રહેલી છે। ઓબ્વિયસલી નહીં પડે। તને સબકુલિંગ શું છે ખબર છે? સબકુલિંગ સમજ પડી? સબ કુલિંગ ઠંડુ કરવાનું। નહીં નહીં નહીં, ઠંડુ તો કુલિંગમાં બી થાય ને, તમને અરે પણ સમજ એટલે કુલર નથી ને પડતી। ઠંડુ કરવાનું, હા, કુલર ને ઠંડુ કરવાનું એમ કહું। રેફ્રિજરન્ટ ને ઠંડુ કરવાનું છે, કુલન્ટ ને થોડી ઠંડુ કરવાનું, હા કુલર ક્યાં આવે ફ્રીજમાં? એ જ કહું। એ જ ને, રેફ્રિજરન્ટ ને ઠંડુ કરવાનું। ડાયાગ્રામ જ બેસ્ટ વે છે, બરોબર? પછી તમે ફિગર પરથી સમજશો ને તો ફિગરમાં તમને આ વસ્તુ બતાવશે જ નહીં। ફિગરમાં કેવી રીતના ખબર પડવાની તમને જનરલ ફિગરમાં કે ભાઈ સબકુલિંગ થાય છે? તો પહેલા કન્સેપ્ટ સમજો સબકુલિંગ। ચલો હું તમને સબકુલિંગ વિશે કહું થોડું, પહેલા હું તમને સુપર હીટિંગ વિશે કહું, ઓકે। 1 એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર, પાણીની વાત કરીએ, બરોબર? તો 100 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ પર એ બોઇલિંગ થાય અને એનું ડ્રાય એન્ડ સેચ્યુરેટેડ સ્ટેટ કહેવાય, અને આ પોઈન્ટ પાણીનો હોય તો એ અહીંયા આવે, ઓકે। જ્યાં કન્ફ્યુઝન થાય ત્યાં મને કહેજો, હું સ્ટોપ કરીશ, ઓકે। ચલો હવે હું એમ કહું છું કે આ જ પ્રેશર પર ટેમ્પરેચર ધારો કે 115 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ચાલ્યું જાય છે, સમજો, પ્રેશર સેમ છે, ટેમ્પરેચર ચાલ્યું જાય છે 115 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ, ઓકે। તો આ શું થયું ખબર છે? આને સુપર હીટિંગ કહેવાય, જ્યાં તમારું કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર પર ટેમ્પરેચર બોઇલિંગ પોઈન્ટ કરતા, ડ્રાય એન્ડ સેચ્યુરેટેડ પોઈન્ટ કરતા વધી ગયું। વધી ગયું। ક્લિયર થઈ ગયું? આ હા સર થઈ ગયું। હવે એક બીજું એક્ઝામ્પલ આપું જે સબકુલિંગ માટે છે। હવે ધારો કે 1 એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર પર મારું જે વોટર છે એનું સેચ્યુરેટેડ લિક્વિડ સ્ટેટ જે છે એનું ટેમ્પરેચર 100 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ છે, બરોબર? આ જ પોઈન્ટ। હવે હું જ્યારે કુલિંગ કરું છું ત્યારે એક સ્ટેજ એવો આવે છે કે આ જ પ્રેશર પર એ 80 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ પર જ કુલિંગ થઈ જાય છે, બરોબર? મતલબ કે આ 100 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ છે અને સબ કુલિંગ થાય છે ત્યારે કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર પર જ એ 80 ડિગ્રી, જો ધારો કે આ 100 ડિગ્રી છે, ઓકે, જો સમજજો, અને 80 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ પર જ એનું કુલિંગ થઈ જાય છે। તો આવી સિચ્યુએશન ક્રિએટ થાય એને કહેવાય સબકુલિંગ ઓફ લિક્વિડ। નાઉ હેવ યુ ગોટ મી? यस सर। है ना, इन्हें सबकूलिंग कहते हैं। और अभी आई थिंक आपको पता चला। तो यहाँ पे सबकूलिंग हो रहा है ऐसे कर, जहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है। अभी मैं ऐसा बोलता हूँ प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, आप कहाँ पे देखोगे? ऑब्वियसली आप डायग्राम में देखोगे, और कोई जगह ही नहीं है आपके पास देखने को। या फिर एक और चीज है जहाँ पे आप देख सकते हो, आपने वाटर में देखा था, वाटर के अंदर स्टीम टेबल था, isn't it? वहां पे आप देख सकते हो, लेकिन वहां पे आपको सुपर हीटिंग का आएगा, सबकूलिंग का नहीं पता चलेगा, ओके। टेबल से भी पता चल सकता है, टेबल से मतलब नंबर से, टेबल में नंबर से, और दूसरा यहाँ पे डायग्राम, ओके। तो नेक्स्ट टाइम मैं टेबल को भी साथ में इन्वॉल्व करूंगा, ओके। चलो कोई बात नहीं, मैं टेबल को भी R134A का मैं रेफ्रिजरेंट टेबल लाऊंगा, उसको मैं इन्वॉल्व करूंगा, तो उससे भी आपको पता चलेगा। और यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो ये हो गया आपका सब। तो ये टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा
आपका प्रोसेस जो था, अभी हम टीएच डायग्राम पे आते हैं। टीएच डायग्राम में आपका प्रोसेस था वो ऐसे हो रहा था 3 to 4, ओके। लेकिन सब कूलिंग के दौरान ये 3 डेज पे आता है, तो उसके बाद उसका एक्सपेंशन होगा टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद, तो वो उतना इतना आएगा आपका, समझ रहे हो? तो आपका जो ये वाला एरिया है वो इंक्रीज हो गया, समझ रहे हो? और ये वाला हाँ एरिया सर। इंक्रीज होने की वजह से आपका क्या हुआ, आपको जो आउटपुट मिला वो थोड़ा ज्यादा मिले अल्टीमेट, इजंट इट? और उससे सीओपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बस इतना ही है इसमें भी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया। यहाँ पे भी सब कूलिंग की वजह से सीओपी हाई हो रही है सीओपी हाई, हाँ। ना। कंप्रेसर पावर यूनिट जो है वो लोअर होगा क्योंकि आपको वहां पे आउटलेट ज्यादा मिल रहा है ना। फिर डिक्रीज इन कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट होगा, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो बात किया था वो कम हो जाएगा क्योंकि आपको लेस पावर कंज्यूम करना पड़ रहा है, ओके। रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्लैशिंग इनटू लिक्विड लाइन बिफोर द एक्सपांशन, मतलब कि एक्सपांशन से पहले वो फ्लैशिंग नहीं हो जाएगा लिक्विड लाइन के अंदर, क्योंकि एक्सपांशन में क्या होता है, एक्चुअली एक्सपांशन में ये काम होता है, फ्लैशिंग ऑफ लिक्विड। સર ફ્લેશિંગ सो ફ્લેશિંગ એટલે ફ્લેશિંગ એટલે એટોમાઇઝેશન જેવું મેં સમજાવ્યું હતું ને। એક્સપાન્શન વાલ્વ શું કરે, હા એક પાર્ટિકલ છે એને હું પ્રેશર રિડ્યુસ કરીને છોટા છોટા પાર્ટિકલમાં એ બનાવશું, બરોબર? બનાવશે, હા. કાઇન્ડલી હમ. આવું કંઈક ઇમેજિનેશન કરી શકીએ આપણે, ઓકે, હા જેનાથી સર, પ્રેશર રિડ્યુસ થશે, તો આને ફ્લેશિંગ કહેવાય, સારું. ઇઝન્ટ ઇટ? આપણે આઈસી હા એન્જિનમાં પણ ફ્લેશિંગ સમજાવ્યું હતું, ફ્લેશિંગ પોઈન્ટ, ફાયર ઓકે. પોઈન્ટ, ફાયર काइंड પોઈન્ટ ऑफ दिस, ફ્લેશિંગ પોઈન્ટ, હા સર. काइंड ऑफ दिस, હમ. ओके। वो एक्सपेंशन वाल्व से पहले नहीं हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सब कूलिंग, देखो, कूलिंग और सब कूलिंग के बीच में डिफरेंस क्या है कि सब कूलिंग में आपका जो लिक्विड है वो ज्यादा कंडेंस होगा, और जितना ज्यादा कंडेंस होगा उतना ही ज्यादा उसको हीट देना पड़ेगा फिर से उसको ओरिजिनल स्टेट पे लाने के लिए, isn't it? હમ. હમ. आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया। नहीं समझ में आया हो तो बताओ, આવ્યો સર. ओके। मैं एक्स्ट्रा के एक्स्ट्रा, बारे में बात नहीं करता हूँ, छोड़ देते हैं। ये आई हैव टेकन इट फ्रॉम द एनपीटीईएल लेक्चर, फाइन। एक्चुअली ये समझना ज्यादा जरूरी है, ये इसका कंक्लूडिंग रिमार्क है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो वही है जो एडवांटेजेस बताए वही है। भाई सफवान, मनोज, हर्ष, आप तीनों का क्या बोलना है बताओ मुझे, आपको कुछ बोलना है? हमारा सुपर हीटिंग और सब कूलिंग यहाँ पे क्लियर हुआ, हेलो सर. और ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, isn't it? और मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपको जो 4th सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया था उसका फंडा क्लियर नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी कोई इश्यू नहीं है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप देख लो, और अगर आप चाहोगे तो मैं फिर से आपको पढ़ाऊंगा, isn't it? लेकिन मैं जितनी भी बार पढ़ाऊँ आपको वो फंडा क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं आएगा, ये मैं आपको बोल देता हूँ। ओके, हाँ दुर्गेश बोलो। સર તમે ખુલેલા કોમ્પ્રેસર જોયું છે કોઈ દિવસ? હા મેં જોયા છે ખુલેલા કમ્પ્રેસર, 2-3 વખત જોયા છે। હા, એના પર બી લેક્ચર છે એકચ્યુઅલી મારો, એક્સ્ટ્રા લેક્ચર્સ લઈશું, કારણ કે આમાં શું છે, થિયોરિટિકલ વેમાં તો આપણે જઈએ જ છે, પણ આ બધું બી થોડું સમજવું જરૂરી છે કે ભાઈ આપણે એસી ની અંદર કયા કમ્પ્રેસર યુઝ થાય છે, બરોબર? મોસ્ટલી રેસિપ્રોકેટિંગ કમ્પ્રેસર હોય, અને ઘણીવાર આપણા શું કહેવાય રોટરી કમ્પ્રેસર પણ મૂકે છે એકોર્ડિંગ ટુ ધ ડિમાન્ડ, મોસ્ટલી રેસિપ્રોકેટિંગ હોય છે, બરોબર? પછી એમાં એક હર્મેટિક આવે, હર્મેટિક સીલ્ડ, અને સેમી હર્મેટિક આવે, એ તમારા કમ્પ્રેસરનો પાર્ટ જ છે। મેં એકચ્યુઅલી ઘણી મહેનત કરી છે એના માટે પણ, એક પ્રોપર વેમાં તમને સર શીખવવા માટે। હા બોલો બોલો ટુફેલ। સર સર ગાડીઓમાં રેસિપ્રોકેટિંગ નહીં આવે શેની અંદર? કારમાં। હા, કારમાં નહીં આવશે, રેસિપ્રોકેટિંગ જગ્યા વધારે રોકે કમ્પેર ટુ રોટરી, હે ના? તો સ્ક્રૂ કમ્પ્રેસર હોય, રોટરી આવે તેમાં। હા સ્ક્રૂ કમ્પ્રેસર હોય, એવા બધા આવે, isn't it? એના પર મારો આખો લેક્ચર છે જે એક્સ્ટ્રા લેક્ચર છે, પણ આ બધી વસ્તુઓ કેવું થોડી જાણવી જરૂરી છે, એટલા માટે। પીપીટી મારી ઘરે છે, ચલો કઈ નહીં, બાકી તમને અત્યારે જ કહેતો। સર ગાડીમાં જે કોમ્પ્રેસર આવે ને સર, હા હા
સર એ બેલ્ટ થી જ ઓપરેટ થઈ જાય એટલે એને સર એને છે ને સર કઈ એક્સ્ટ્રા પાવર થી સપ્લાય નહીં આપવું પડે એટલે મોટર સાથે બેલ્ટ હોય હા એનાથી હા એનાથી ઓપરેટ થઈ જાય. હા એ જ. સર હા મોટર સાથે નહીં, એન્જિન થી જ અટેચ હોય. એટલે હા, એ સર બધા એન્જિન fully પછી એન્જિન તો પછી ઓકે એન્જિન સાથે ડાયરેક્ટ બેલ્ટ બી અટેચ કરે. ઓકે ઓકે એવું બી હોય હા શકે. સર બેલ્ટ થી અટેચ થાય સર હા ડાયરેક્ટ હા હા ગિયર હા થી જ અટેચ કરી બરોબર. દઈએ એટલે તે થઈ જાય ને. હા 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 બધી ગાડીઓમાં એન્જિન સાથે જ હોય. યસ 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 હમ બરોબર છે બરોબર છે બરોબર છે. એટલે મેં એવું કાલે વિચાર્યું કે કાલે એન્જિન જ એન્જિન પર સાથે બેટરી કનેક્ટ હોય ને તો બેટરી સાથે મોટર જોડી હોય. મેં એવું થિંકિંગ કર્યું. પહેલા એવું આવતું હતું બરોબર. ના સર, મેં શનિવારે જ જોયું કે હમ હમ હમ. એક બેલ્ટ નું પ્રોબ્લેમ આવેલું. હું કામ હા પર હતો ને ત્યારે હા તો તેમાં બેલ્ટ લૂઝ થઈ ગયેલો. તો ત્યારે જોયું કે તે ડાયરેક્ટ એન્જિનની અંદરથી જ તે બેલ્ટ સાથે કનેક્ટેડ હતો. એન્જિન હા સાથે જે પેલું ફ્લાયવ્હીલ ક્રેન્કશાફ્ટ નું જે પોર્શન હા નીકળે ને એ હા ફ્લાયવ્હીલ સર વાળો એમાં જ બસ એની સાથે હા તમારું બેલ્ટ અટેચ કરેલો હોય કારણ કે આપણને અટેચ આઉટપુટ કરેલો બ્રેક પાવર બધો ત્યાં મળવાનો બરોબર હા 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 ત્યાંથી અટેચ એટલા હોય માટે સર જ્યારે એમાં એસી ચાલુ હા હોય ને એસી, હા ત્યારે એન્જિન ઉપર લોડ વધી જાય લોડ કારણ કે વધારે થઈ કમ્પ્રેસર જાય ડાયરેક્ટ એન્જિન પરથી જ ચાલે. ઓબ્વિયસલી હમ છે જ ને. એ તો એટલે જ આપણે સ્લોપ પર ચડાવતા હોય ગાડી કે એવું કઈ હોય ને તો એસી બંધ કરી દે. બંધ કરી રાખવાનું હા સર હા હે ને તો આ બધા લોડ પ્રેક્ટિકલ પડી જાય રીઝન્સ એની છે. પર વધારે યસ યસ. હા હા એવા એક બેલ્ટ નહીં હોય ઘણા બધા બેલ્ટ હશે. તમારા ટાઈમિંગ બેલ્ટ આવે, તમારા આપણે ઉપર એ તો ખબર સર આપણી અંદર કેમની હોય કેમ ટાઈમિંગ તો શાફ્ટની અંદર વાત હોય એ કરીએ તો સર ઘણા બધા ઘણા બધા બેલ્ટ્સ આવે. હા 3 થી 4 બેલ્ટ્સ આવે. હમ ઓકે. હા હવે તમારે એક કામ કરવાનું છે પોસિબલ હોય તો બરોબર. એકચ્યુઅલી કરવું બોલો છે તમને લોકોને પીપીટી પણ બનાવવાનું કીધું હતું ને પ્રેઝન્ટ કરવાનું કીધું હતું. કોઈએ કર્યું નથી, કોઈ અસાઇનમેન્ટ નથી કરતું. પણ મારી જવાબદારી તમને કહેવાની કે ભાઈ આટલું તમારે કરવું જોઈએ. તો હું એવું ઈચ્છું છું હમ કે પરફોર્મન્સ ટેસ્ટ ઓફ આઈસી એન્જિન છે ને એની એક હમ પોસ્ટર બનાવવાનું છે. પોસ્ટર હા તમે કેવી રીતના બનાવો એ તમને આઈડિયા હોવો જોઈએ કે ભાઈ આપણે જે પરફોર્મન્સ ટેસ્ટની વાત કરી એમાં આઈપી, બીપી અને એફપી આવતું હતું એના બેઝ પર બનાવો. પછી એના પછી બ્રેક આપણે જે પાવર ફાઇન્ડ કરતા હતા એના બેઝ પર બનાવો. ઓકે. હમ એના ઇક્વેશન હતા એના બેઝ પર બનાવો. અથવા પછી તમે આપણા લેબમાં એક ડીઝલ એન્જિન છે તો ડીઝલ હા એન્જિનને સર થોડું ઇન્સ્પેક્ટ કરો અને એના બેઝ પર તમે પોસ્ટર બનાવો. ઓકે. તો એ સારું રીતના તમે કરી શકો. તમે બીજું બ્રેક સર, પાવર ફાઇન્ડ કરવા માટે તમે બાલાજી અમુક એન્જિન ચલાવવા આપે? કયું હા એન્જિન ચલાવવા મીન્સ એન્જિન પડ્યું છે, ગાડી નથી પડી. ટાટાનું એન્જિન છે. હમ ના સર, ચાલુ કરવા નહીં આપે તો મને એટલું મારી યકીન ગેરંટી છે ને ને. ચાલુ કરીશું ને આપણે. મેં બધું જોઈ લીધું છે ભાઈ. બેટરી પ્રોબ્લેમ છે ખાલી. હું એટલે ખાલી ચાલુ નથી હા કરતો કારણ કે બેટરી અત્યારે હું રિચાર્જ કરાવી દઉં ને તો એ પાછી છે ને દરરોજ હા આપણે હા સેલ મારવા પડે ને અમારે અહીંયા દરરોજ આવવાનું સેલ નથી. મારો એટલે હા હા હું શું કરું છું કે તમે લોકો હા મૂકશો ને એ પછી જ તમને ડિસ્ચાર્જ થઈ બેટરી જાય. રિચાર્જ કરીને બતાવીશ. અને તમારે એનો વિડીયો હા, જોવો એમાં તો કઈ છે ગાડી તો છે નહીં કે ચાર્જ થઈ જાય. એ જ ને એ જ છે ને ખાલી એન્જિન છે. ઓકે. તો ઓલ્ટરનેટર તો તું ફેલ એન્જિન માં જ આવે ને ગાડી થી મતલબ થોડી છે ને 1 મિનિટમાં બેટરી લેક્ચર ચાર્જ એન્ડ થશે. હે તમારે કઈ બી ક્વેરી હોય તો મને પૂછી લો. બાકી હમ લેક્ચર આવો હેવી રહેશે. તમારે જોવું હોય તો જોઈ હા લો. એના પછીની એક ડાયાગ્રામ બતાવું છું. આવો ડાયાગ્રામ છે બરોબર. તો થિંકિંગ પ્રોસેસ ક્લિયર રાખો. બહુ ઈઝી છે, હમ એટલું ટિપિકલ નથી બરોબર. હવે